तो आज का हमारा ये वीडियो मरुस्थल के लिए है, जिसको हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं और डेज़र्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मरुस्थल किसे कहते हैं, उसके बाद में हम ये जानेंगे मरुस्थल की क्या विशेषताएं होती हैं, और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि मरुस्थलों का वितरण क्षेत्र क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व के विभिन्न मरुस्थल और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसके बाद में लास्ट में हम करेंगे MCQ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मरुस्थल कहते किसे हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर स्थित वह स्थान जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस स्थान को मरुस्थल कहते हैं, या वहां का स्थान मरुस्थल हो जाता है। जहां पर वार्षिक वर्षा, याद रखिएगा, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसको हम बोलते हैं, उस स्थान को हम कह सकते हैं मरुस्थल। क्योंकि वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होती है, वहाँ पर यूँ मान लीजिए कि वनस्पति होती भी है तो बहुत हल्की फुल्की वनस्पति होती है, तो वहाँ पर जो जीवन है मानव का वो थोड़ा सा कठिन होता है, रहन सहन वहाँ पे कठिन होता है। कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा जहाँ पे मानव, ऐसे आपके मरुस्थल हैं जहाँ पर मानव बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जहाँ पर मानव रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है पृथ्वी के, उस स्थान को मरुस्थल कहते हैं, या वहाँ पर मरुस्थल जन्म लेते हैं, मरुस्थल विकसित होते हैं। तो अगर हम मरुस्थलों की प्रकार बात करें तो मरुस्थल यहाँ पर 4 प्रकार के हैं आपका: उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीत मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल उस मरुस्थल को कहा जाता है जो गर्म होते हैं, शीत मरुस्थल ठंडे होते हैं, तटीय मरुस्थल जो तटों पर होते हैं, और ध्रुवीय मरुस्थल जो ध्रुवों पर स्थित हैं। अक्सर जब मरुस्थल की बात आती है तो लोगों के दिमाग में यही एक क्वेश्चन आता है कि गर्म स्थान को मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं तो कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। और अगर इनको हम दूसरे तरीके से, दूसरे फैक्ट से देखें तो मरुस्थल को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक गर्म मरुस्थल और दूसरा ठंडे मरुस्थल। गर्म रेगिस्तान उसको कहा जाता है जैसे सहारा और थार, और ठंडे रेगिस्तान उनको कहा जाता है जो अंटार्कटिका, गोबी, ये ठंडे मरुस्थल होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम आकार में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो अंटार्कटिका है। हाँ, बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका है। क्योंकि अब तक आपने पढ़ा होगा सहारा मरुस्थल है कई किताबों में, लेकिन देखिए सबसे बड़ा अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो अंटार्कटिका है, और अगर गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो सहारा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, उससे छोटा आर्कटिका है, उससे छोटा सहारा, उससे छोटा अरेबियन। ठीक, इसका आप क्रम याद रखेंगे: अंटार्कटिका, आर्कटिक, सहारा और अरेबियन। ठीक, फिर आते हैं बात मरुस्थल की विशेषताएं। तो गर्म मरुस्थल में वर्षा कम होती है तथा तापमान भी अधिक होता है। यहाँ पर गर्म मरुस्थल की यह विशेषता है कि जो मरुस्थल गर्म होते हैं और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, लेकिन ठंडे मरुस्थल के लिए ये विशेषता नहीं है, वहाँ पर जो है तापमान कम रहता है, चूँकि वहाँ पर ठंडा रहता है मौसम। और अगर हम वनस्पति की बात करें तो जो मरुस्थल में जो वनस्पति होती है उसको मरुद्भिद्दी या ज़ीरोफाइटा बोला जाता है। ठीक है, मरुद्भिद्दी या ज़ीरोफाइटा उस वनस्पति को बोला जाता है। यहाँ शुष्क वायु का प्रवाह होता है, मतलब शुष्क वायु चलती है, सूखी वायु चलती है। सूखी वायु का मतलब होता है कि वायु में नमी की मात्रा नहीं होती है। नमी मतलब पानी की मात्रा, तो जिस वायु में नमी की मात्रा बहुत कम होती है उसमें उसको कहा जाता है शुष्क वायु, या जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम यहाँ की वनस्पति की बात करें तो इसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, ये कांटेदार वृक्ष होते हैं और मोटे छाल के वृक्ष होते हैं, जैसे बबूल है, रामबास है, खैर है, खजूर है, नागफनी वृक्ष हैं। ये सारे जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कटीला वृक्ष है। ठीक, क्यों कटीले हैं? क्योंकि ऊपर से जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो ये आसानी से अपनी पत्तियों पर इनको रोक सकें, इसलिए इनका कुछ ऐसा तरीके से बनाया जाता है। और इनकी जड़ें बड़ी लंबी होती हैं, पानी के तलाश में ये जड़ें भूमि के अंदर तक चली जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं शीत मरुस्थल में लाइकेन, जिसको कवक या शैवाल कहा जाता है, आदि मिलते हैं। आपने काई देखी होगी अपने घरों में लगी हुई, ये आप काई देख रहे हैं ना, चट्टान पे लगी हुई काई है, तो यही लाइकेन, कवक, शैवाल इसी तरीके से होते हैं। तो ये मरुस्थल की विशेषताएं हैं कि गर्म मरुस्थल में वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, वनस्पति जो होती है मरुद्भिद्दी ज़ेरोफाइटा होती है, यहाँ वायु शुष्क होती है, यहाँ की पत्तियाँ नुकीली होती हैं, और यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है, जो पेड़ पौधे जैसे बबूल है, रामबास है, खैर, खजूर, नागफनी, ये वृक्ष पाए जाते हैं। और जो शीत मरुस्थल है यहाँ पर लाइकेन, कवक, शैवाल आदि मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं
मरुस्थलों का वितरण। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए इस भाग में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री से 40 डिग्री इस क्षेत्र में सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं नीचे उतरती हुई वर्षा नहीं करती हैं, इसी कारण अक्षांशों में सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। अधिकांश मरुस्थलों का विकास महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है। तो इसको थोड़ा सा हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे दोनों तरफ, ठीक है, 0 से 5 डिग्री के बीच में, 0 से 5 डिग्री के बीच में मौसम गर्म रहता है। आपको पता होगा, ये मैंने पहले पढ़ाया है आपको, आपने वीडियो नहीं देखे तो बाकी वीडियोस देखिए। यहाँ का मौसम गर्म रहता है, ठीक। तो गर्म रहने के कारण यहाँ पर जो है मौसम जो है वायु है वो नम वायु ऊपर उठती है, मतलब समुद्रों में भाप बनती है और पानी ऊपर उठता है, तो यहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन जब यहाँ वाली पवनें मुड़ करके और ऐसे जाती हैं दोनों साइड में, तो ये पवनें ठंडी होकर के यहाँ नीचे उतरती हैं। तो ये हिस्सा इस 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री रेखा होती है ना भूमध्य रेखा, तो इससे 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, ठीक, ये पवनें यहाँ पर जहाँ पे मुड़ती, तो इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि ज़्यादातर मरुस्थल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि ये जब पवनें मुड़ती हैं तो ये ठंडी पवनें होती हैं, और ठंडी पवनें वर्षा नहीं करती हैं, और जब बारिश नहीं करेंगी तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास होगा, मरुस्थल का जन्म होगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि 0 से 5 डिग्री में अच्छी बारिश होती है, और ये कहीं कहीं 30 से 40 लिखा है, कहीं कहीं पर ये आपका 22 से 40 भी है, किसी किसी किताब में आपका 25 से 40 डिग्री भी है, ठीक, अलग अलग दिया गया है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। तो इन क्षेत्रों में जो है अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक आपका चलिए ठीक है, हो चुका। आगे है शीत मरुस्थल। तो सबसे पहले हम शीत मरुस्थल की बात करते हैं। तो सबसे पहला मरुस्थल है शीत गोबी मरुस्थल, या चीन के मंगोलिया की बॉर्डर में स्थित है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा चीन में स्थित है, ठीक है, मंगोलिया की बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन चीन में इसका ज़्यादा हिस्सा है, ठीक। यहाँ पर बैक्ट्रेन प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं, और इस ऊँट की विशेषता जानते हैं क्या? इसमें ये 2 कुबड़ वाला ऊँट है। कैसा है? 2 कुबड़ वाला ऊँट होता है। जैसे साधारणतः जो ऊँट पाए जाते हैं उनका 1 कुबड़ होता है, लेकिन इसके 2 कुबड़ बने होते हैं, ठीक। अब आप ये मैप में देखिए, यहाँ पर ये मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा जूम करके। तो आप ये देखिए, ये हिमालय पर्वत, और ये देखिए ये यहाँ पर ये वाला इंडिया का बॉर्डर है, ये बांग्लादेश है यहाँ पर। तो ये हिमालय का क्षेत्र हो गया, ठीक। ये वाला जो है, ये येलो कलर वाला, ये गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। और ये शीत मरुस्थल है, ठीक है। कैसा मरुस्थल है? ये शीत है। शीत मतलब ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक। मैंने बताया था आपको कि कुछ गर्म मरुस्थल होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है। अच्छा, गोबी को आप याद कैसे रखेंगे? गोबी को आप याद रखेंगे गोभी से। तो आप इसको गोभी से याद रखेंगे, खाने वाली गोभी। गोभी जो पत्ता गोभी होती है, उसके जब पत्ते निकले तो उसमें पानी निकलता है, तो वो ठंडी ठंडी लगती है हमको, तो एक तरीके से उसको आप मान सकते हैं। तो गोभी से आप याद रखना गोभी, ये शीत मरुस्थल है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से गर्म मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है, शीत मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है, तो वो आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बैक्ट्रेन प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं जिनके 2 कुबड़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है तकलामाकन, ठीक है। ये चीन का है, ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान कहिए चाहे मरुस्थल कहिए, इसको खंडहरों का स्थान भी कहते हैं और मृत्यु का सागर भी कहा जाता है। इसको खंडहरों का स्थान और मृत्यु का सागर के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये पहाड़ हैं, इधर से ऐसे पवनें उठी यहाँ से, और यहाँ पर उन्होंने झमाझम कस के बारिश की, और उसके बाद में ये पवनें यहाँ चली गई दूसरी साइड में ऐसे करके। अब चूंकि ये बारिश कर चुकी हैं तो इनमें बारिश तो रही नहीं, इनके अंदर नमी तो रही नहीं है, थोड़ी बहुत नमी रही या बिल्कुल नहीं रही, तो ये इस हिस्से पर बारिश नहीं करेंगी। तो इस हिस्से पर बारिश नहीं करेंगी, तो इसी को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र।
मतलब पहाड़ के पीछे का वो हिस्सा कि जिस तरफ बारिश नहीं होती है। ये मान लीजिए आप सामने का हिस्सा है जिस तरफ से मानसून आ रहा है, और ये वाला पीछे का हिस्सा है, तो इस तरफ जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जिस तरफ बारिश नहीं होती है उसी को बोला जाता है वृष्टिछाया क्षेत्र। ठीक है, कि वृष्टिछाया क्षेत्र मैंने पहले से पर्वत वाली वीडियो में बताया भी है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक, फिर आता है कराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है। कराकुम जो है याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान में है। अगला है किजिलुकुम, ठीक है, ये तजाकिस्तान में। ये दो आप याद रखेंगे। ठीक, ये मध्य एशिया के दो देश हैं और इनमें भी ये मरुस्थल पाए जाते हैं, कराकुम और किजिलकुम। अगला है पेंटागोनिया, ये टा बना है यहाँ पर, गलती से ता बन गया है। ठीक, पेंटागोनियन मरुस्थल या पेंटागोनिया मरुस्थल भी बोला जाता है। ये अर्जेंटीना और चिली में, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप पर ये देश हैं दोनों। अर्जेंटीना और चिली में ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। ठंडा और शुष्क है, शुष्क मतलब बिल्कुल सूखा हुआ। ठीक, ये एंडीज पर्वत, ये यहाँ पे की नहीं है, यह एंडीज पर्वत की वृष्टिछाया क्षेत्र तक फैला हुआ है। जो एंडीज पर्वत है उसकी वृष्टिछाया क्षेत्र तक फैला है। तो वृष्टिछाया क्षेत्र मैंने आपको अभी बताया था, याद रखिएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली में है, ये सबसे ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। अगला आता है लद्दाख मरुस्थल। वैसे तो आपने भारत में एक ही मरुस्थल सुना होगा, लेकिन लद्दाख भी मरुस्थल है। ये शीत मरुस्थल है भारत का, ठीक है, और ये हिमालय की वृष्टिछाया क्षेत्र में है। तो हिमालय की वृष्टिछाया क्षेत्र में एक तकलामाकन है और दूसरा आपका लद्दाख मरुस्थल है। ठीक, तकलामाकन चीन में है और लद्दाख मरुस्थल जो है वो आपका भारत में ही है। और लद्दाख जो है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, आपको पता होगा। तो याद रखिएगा ये भारत का शीत मरुस्थल है। आगे बात कर लेते हैं उष्ण मरुस्थल की। तो ठंडे मरुस्थल थे, अब हम बात करेंगे गर्म मरुस्थल की। इसे कहा जाता है, पहला मरुस्थल है चिहुआहुआन। ठीक, चिहुआहुआन ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित गर्म मरुस्थल है। ठीक, इसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको में है। इसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको में है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चिहुआन जो है ये गर्म मरुस्थल है, इसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको में है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है मोजोवे मरुस्थल। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मोजोवे मरुस्थल स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मोजोवे मरुस्थल स्थित है। यह अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। यह अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है सोनोरन, ये यूएसए और मैक्सिको में है। सोनोरन मैक्सिको और यूएसए में है। ग्रेट बेसिन, ये आपका यूएसए अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसको भी आप याद रखेंगे कि जो ग्रेट बेसिन है यूएसए, ये अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आगे बात कर लेते हैं सहारा, कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर। जैसे ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक 0 डिग्री पर, ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप में है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जिसकी सीमा 11 देशों के साथ में लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? 11 देशों के साथ लगती है। और यहाँ पर बर्बर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बर्बर जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों व्रत निकले हैं, कर्क, मकर और विषुवत, है ना, तीनों रेखाएं निकलती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि सहारा मरुस्थल कर्क रेखा पर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक, शीत मरुस्थल आपका अंटार्कटिका है और गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा सहारा है। अल अजीजिया सबसे गर्म स्थल है। ये सहारा के दक्षिण में साहेल क्षेत्र में। तो देखिए साहेल क्षेत्र क्या होता है समझ लीजिए कि जो ये आपका सहारा मरुस्थल है, ये इसका एरिया बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इसका एरिया क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो इसका जो एरिया बढ़ता जा रहा है, ये जो है आपका साहेल क्षेत्र कहलाता है। बढ़ा हुआ एरिया जो है ये क्या कहलाता है? ये आपका साहेल क्षेत्र कहलाता है। फिर आपका कालाहारी, ये बोत्सवाना और नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में है, तो ये आपका बोत्सवाना में है। फिर अरबी रेगिस्तान, ये 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका रुब अल खली और दूसरा अन नफूद मरुस्थल। रुब अल खली और अन नफूद मरुस्थल। ठीक, ये अरबी रेगिस्तान है, ये अरब प्रायद्वीप में है और ये
ठीक है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे दुनिया नहीं लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है। आगे बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान में आपके दो मरुस्थल हैं, एक है दस्ते काविर और दूसरा है दस्ते लूट। दस्ते काविर और दस्ते लूट दो ईरान के मरुस्थल हैं। ठीक, ये ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं इसे, ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी इसको कहा जाता है। और खारा नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, खारा नमक, और ये पूर्वी ईरान में है। खारा नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ग्रेट साल्ट डेजर्ट इसको कहा जाता है, और ये पूर्वी ईरान में स्थित है आपका दस्ते ए लूट। आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपका तनामी, ग्रेट सैंडी, गेम्स, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ये आपके मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं थार की। भारत, पाकिस्तान, ठीक, भारत और पाकिस्तान में स्थित है। पहला हमने बताया था आपको, लद्दाख एक है जो कि आपका हिमालय के वृष्टिशार क्षेत्र में है। दूसरा आपका है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ये आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है। जनघनत्व मतलब लोगों का घनत्व, ज़्यादातर लोग रहते हैं जहाँ पर, है ना, उसको जनघनत्व कहा जाता है। ठीक, फिर आगे पाकिस्तान में 15% इसका हिस्सा है। थार मरुस्थल का पाकिस्तान में 15% हिस्सा है और भारत में इसका 85% हिस्सा है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजस्थान में इसका हिस्सा है 60%। बाकी गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि थार मरुस्थल सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है और ये भारत में 15%, पाकिस्तान में 15% और भारत में इसका 85% हिस्सा है, और भारत के राजस्थान में इसका 60% हिस्सा है। आगे बात कर लेते हैं तटीय रेगिस्तान। ठीक, अटाकामा मरुस्थल हमने पढ़ लिया, शीत मरुस्थल, उपोष्ण मरुस्थल। अब हम पढ़ेंगे तटीय मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, जहां न्यूनतम वर्षा के कारण वायु में नमी सबसे कम है, यह समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चिली व पेरू में स्थित है। यहाँ का अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अटकामा मरुस्थल जो है ये आपका चिली एवं पेरू में स्थित है। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि ये सबसे कम नमी वाला है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है, तो वो है आपका अटकामा मरुस्थल। ठीक, और उसके बाद में याद रखना है कि यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। अगला है नमीव मरुस्थल। तो ये नमीबिया में, नामीव नमीबिया, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। ठीक, विश्व का प्राचीनतम मरुस्थल है। प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना मरुस्थल है। देखिए, जैसे आज भी अभी हमने बताया ना कि सहारा का साहेल क्षेत्र, मतलब सहारा बढ़ा रहा है अपना दायरा, थार मरुस्थल भी अपना दायरा बढ़ा रहा है। तो वो जो दायरा बढ़ा रहा है वो हिस्से नए हैं, लेकिन जो नामीव मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे प्राचीन मरुस्थल है। और यहाँ पर खोई जनजाति रहती है। ठीक, जनजाति का नाम है खोई, खोने वाला खोई नहीं है, गायब होने वाला खोई नहीं है, खोई उनकी जनजाति का नाम है, उनके कबीले का नाम है खोई जनजाति। फिर आगे आता है ध्रुवीय रेगिस्तान। तो ये अंटार्कटिका व आर्कटिका के बाद सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक, अंटार्कटिका व आर्कटिका के बाद सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। यह है आपका ध्रुवीय रेगिस्तान। ठीक, ये ध्रुवीय रेगिस्तान है दो, तो आप याद रखेंगे। और तटीय रेगिस्तान आप याद रखेंगे अट्टाकामा और नामीव। ठीक, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो कौन सा है आपका, वो है अंटार्कटिका। ठीक, ठंडा है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो वो है आपका सहारा मरुस्थल। फिर आगे सबसे शुष्क मरुस्थल, तो वो अट्टाकामा मरुस्थल है। ठीक, देखिए आटा सूखा रखा जाता है ना, अगर वो नम हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो आटा शुष्क, उससे याद रखना अट्टाकामा शुष्क मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। ठीक, जिसका 15% हिस्सा पाकिस्तान में है और 85% हिस्सा भारत में है। ठीक,
महाद्वीप जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप। ये आपको पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप में एक भी आपके मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। अब मैंने ठंडे और गर्म मरुस्थलों को यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। तो जो अंटार्कटिका मरुस्थल है ये भी ठंडा है, गोबी मरुस्थल भी ठंडा है। अंटार्कटिका आपको पता ही है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वाले जितने भी होते हैं वहाँ पे तो बर्फ़ रहती ही है भाई, 6 महीने दिन नहीं निकलेगा तो वहाँ तो ठंडा रहेगा ही रहेगा। तो वो भी है। गोभी से आप याद रखेंगे। ग्रेट बेसिन आप याद रखेंगे। मोजावे को आप याद रखेंगे, जैसे आप मोजे पहनते हैं तो मोजे आप ठंड में पहनते हैं, तो ठंड में पहनते हैं तो मोजावे ठंड में पहनते हैं, इसका मतलब मोजावे ठंडा मरुस्थल है। पेंटागोनिया ये भी आपका ठंडा मरुस्थल है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर आते हैं गर्म मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल, कालाहरी मरुस्थल, दस्ते लूट मरुस्थल, दस्ते काबिर मरुस्थल, थार मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपके सारे गर्म मरुस्थल हैं। फिर हम करेंगे एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, थार मरुस्थल का कितना भाग भारतीय क्षेत्र में फैला है, मतलब कितने प्रतिशत भाग भारतीय क्षेत्र में है। तो वो आपका है 85%। कितने प्रतिशत है? 85% है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल इन ऑप्शनों के हिसाब से, वैसे तो अंटार्कटिक है लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से वो आपका होगा गोबी। ठीक है। आगे, विश्व में सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल, तो मैंने बताया था शुष्क, घर में क्या रखा था खाने के लिए, आटा, तो वो हो जाएगा आटाकामा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा महाद्वीप जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक, तो वो है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। जो सहारा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में है, तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, उष्ण मरुस्थल नहीं है, इनमें से कौन सा है जो उष्ण मरुस्थल नहीं है। तो सहारा भी गर्म होता है, थार भी गर्म है, कालाहरी भी गर्म है, गोबी मरुस्थल आपका जो है ये गर्म नहीं है। उष्ण मतलब होता है गर्म मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा होगा, या ये पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपका सहारा मरुस्थल होता। आगे क्वेश्चन नंबर 8, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है आपका ये हो जाएगा बोत्सवाना में। कहाँ पे हो जाएगा? बोत्सवाना में। बोत्सवाना है, नमीबिया है, मैंने बताया था ना आपको। तब पेंटागोना जो मरुस्थल है आपका ये बोत्सवाना में हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। जो तकलामाकन मरुस्थल है किस देश में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कंपटीशन तैयारी में आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।